हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सो लास्ट सेशन में हमने यूनिट 2 को स्टार्ट कर दिया था और हमने शुरुआत की थी बेंडिंग स्ट्रेसेस की, ठीक है। और हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हमें क्रॉस सेक्शन डिसाइड करनी है बेंडिंग में तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या बात हुई थी बेटा, हमारा एमआर क्या था, सिग्मा बी इंटू जेड। ओके, सो हम क्या चाहत रखते थे, हम चाहत रखते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है। हम क्या चाहत रखते हैं कि हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा हो। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होने के लिए हम क्या चाहेंगे कि हमारा सेक्शन मॉडुलस ज्यादा हो। तो जब हमें किसी बीम को बेंडिंग में डिजाइन करना है, जब हमें किसी बीम को बेंडिंग में डिजाइन करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सेक्शन मॉडुलस निकाल करके कंपेयर कर सकते हैं। तो इस बात को और मजबूती से समझने के लिए अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, राइट। फर्स्ट यूनिट में हमने 59 क्वेश्चन किए थे। सो यहां पे हम ये 68 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करिए और आपको यहां पे दो चीजें निकालनी है। पहली चीज तो निकालनी है, जैसे हमने को लिखा है, कंपेयर अ स्क्वायर बीम विद साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल विद स्क्वायर बीम हैविंग डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मतलब एक हमारी स्क्वायर बीम है जिसकी साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, तो कैसे दिखेगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो एक स्क्वायर बीम जिसकी साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है वो कुछ इस प्रकार की है, ठीक है। और एक स्क्वायर बीम जिसका डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है वो कुछ इस प्रकार का है, राइट बेटा, वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो आपको इनके बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो साइड अपन एक ही मान सकते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन करके आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि इन दोनों ओरिएंटेशंस में कौन सी ओरिएंटेशन बेटर है, ठीक है, फॉर द बीम फर्स्टली, और कितना टाइम्स बेटर है या कितना परसेंटेज बेटर है, कितना परसेंटेज स्ट्रॉन्गर है, राइट। सो अब आप इसको अटेम्प्ट करिए और ये दोनों बातें निकालिए, ठीक है। और अपने मन में जवाब दीजिए, आपका जवाब जरूर मेरे तक पहुंच जाएगा, है ना, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। सो अब आप इस बात को समझे होंगे कि सर हमें अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो मुझे इसका सेक्शन मॉडुलस निकालना होगा। सो लेट्स सपोज कि इसका सेक्शन मॉडुलस Z1 है, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I बाई वाई मैक्स, राइट, ठीक है। अब ये जी वाई मैक्स क्या है ना। सो I क्या है हमारा, I हो गया हमारा यहाँ पे a टू दी पावर 4 बाई 12, I हो गया हमारा a टू दी पावर 4 बाई 12, और y मैक्स क्या है, दिस इज y मैक्स, ये हमारा क्या है, ये है y मैक्स। तो y मैक्स हमारा क्या है, a बाई 2, है ना। तो Z1 हमारा क्या आ गया, Z1 आ गया a टू दी पावर a क्यूब बाई 6, राइट, a क्यूब बाई 6। अब अगर अपन Z2 की बात करें, ठीक है। सो Z2 क्या है भाई, अगेन I बाई वाई मैक्स। सर इसका I क्या होगा, तो इसका I मान लीजिए हमको 1% कंफ्यूजन अगर हो तो हम इसके I को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कुछ हद तक हमने लास्ट सेशन में बात की थी। तो चलिए I की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं वाई मैक्स की बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि दिस इज द वाई मैक्स, राइट। ये हमारा वाई मैक्स है कि नहीं है, दिस इज योर वाई मैक्स, एग्रीड, ये हमारा वाई मैक्स है, ओके। सो ये जो हमारा वाई मैक्स है बेटा, यहाँ पे ये वाई मैक्स हमारा कितना होगा, तो ये जो डायगोनल है, ये क्या है, ये है हमारा √2 ऑफ ए। कैसे सर √2 ऑफ ए है, ये ए है, ये भी ए है, हमको पता है ये 90 डिग्री होता है, स्क्वायर है ना भाई अल्टीमेटली। तो जब स्क्वायर है तो ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा, राइट। सो ए और यहाँ पे अपना क्या लग गया, √2 ऑफ ए। सो ये जो वाई मैक्स है ये कितना हो गया भाई, वाई मैक्स कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना। सो वाई मैक्स हमारा इस कंडीशन में क्या हो गया भाई, √2a, ये √2a पूरा है, √2a बाई 2 यानी a बाई √2, है ना भाई, √2a अपॉन 2 यानी a बाई √2। वाई मैक्स का जुगाड़ हो गया, I का जुगाड़ हो जाए तो काम बन जाएगा। आइए देखते हैं।
सो हम इसका आई निकालने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। और कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालने की इच्छा रखते हैं? इधर सेंटर के अबाउट, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस आई का, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल है अबाउट द बेस, है ना भाई। ये जो ट्राइंगल, अगर मैं इसको 2 ट्राइंगल्स में तोड़ दूं तो 2 ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस। सो लास्ट सेशन में बेटा हमने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एक ट्राइंगल का, क्या था? bh³/12। तो अपन इस बात को यहां रख देते हैं जरा, है ना, इस बात को यहां रख देंगे। सो क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस। तो क्या बेस है भाई इसका? ये है √2a, है ना, डायगोनल है, और ये है a/√2, यानी हाइट क्या है? a/√2, ठीक है। और 2 क्यों किया भाई? एक ट्राइंगल ऊपर वाला, एक ट्राइंगल नीचे वाला। आई थिंक बहुत आसानी से आपको बात समझ में आ रही होगी। बाई सिमेट्री, दोनों ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100% सेम ही होगा। सो क्या है? bh³/12। ओके, सो b कितना है? √2a। ओके, h कितना है? a/√2 क्यूब अपॉन 12, राइट। सो यहां से बेटा अगर हम देखें तो हमारा क्या आ रहा है? देखो √2, और यहां पे कितने √2 आएंगे? 3 बार √2 आएगा। तो एक √2 से निपट जाएगा, और 2 √2 आपस में टकराते हैं तो क्या बन जाता है? 2 बन जाता है। आई होप ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो ये 2 ये 2, है ना, दोनों कट गए। तो अल्टीमेटली यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या बचा? हमें बचा है a⁴/12। हमें बचा है a⁴/12। ओके, सो अगर हम इस बात को बेटा यहां पे रखें, अगर इस बात को हम यहां पे जाकर के वापस रखें, ठीक है, कहां पे रखें साहब? ओ, रॉन्ग बटन प्रेस्ड। हाँ, सो अगर हम यहां पे ले जाकर के रखें तो a⁴/12 अपॉन y मैक्स क्या था? a/√2, a/√2। तो यहां से अपना Z2 क्या निकल के आया? Z2 निकल के आया a³ अपॉन 12 डिवाइडेड बाई √2, यानी 6√2 हो गया। अरे ये सुनो, a/√2 है ना, तो ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? 6√2, है ना। ये कैसे केस है? अरे 12 = 6 इंटू 2 कर दिया, फिर 2 डिवाइडेड बाई √2 मतलब √2। तो ये क्या हो गया? Z2 = a³/6√2। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा, कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं बेटा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब हमारा यहाँ पे कौन सा Z बड़ा है? Z1 बड़ा है या Z2 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये तो क्लियर दिखता है अपने को कि Z2 इज ग्रेटर देन Z1। ये बात तो अपन क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि Z2 हमारा Z1 से ज्यादा है। देखिए, है ना, Z2 हमारा Z1 से ज्यादा है। सॉरी, उल्टा हो गया। देखिए क्या होगा? Z1 हमारा Z2 से ज्यादा है। अरे ऐसा नो, राइट। अरे Z1 है a³/6 और Z2 है a³/6√2। तो Z1 हमारा Z2 से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? Z1 हो गया हमारा, देखो क्या था वैल्यूज हमारे, क्या था? a³/6√2। तो Z1 हमारा क्या हो गया बेटा? Z1 हो गया √2 टाइम्स Z2, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? अच्छा, ये बात कई बार पूछी जाती है, ठीक है, कई ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपको ये सवाल देखने को सुनने को मिल जाता है। तो स्क्वायर बीम हैविंग साइड्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर बीम हैविंग डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हैविंग डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, सो कितना टाइम्स √2 क्या होता है बेटा? √2 होता है 1.414। ओके, सो Z1 क्या हो गया? 1.414 Z2, है ना। तो मतलब क्या है? कितना परसेंटेज स्ट्रॉन्गर है भाई? स्क्वायर सेक्शन विद साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हमारा कितना परसेंटेज स्ट्रॉन्गर है? तो यहां से डायरेक्टली हमको देख करके मिल रहा है कि 41.4% हमारा सेक्शन मॉडुलस इससे ज्यादा है, यानी 41.4% ये हमारा इससे स्ट्रॉन्गर है। तो जब बेटा हमने कंपेयर किया एक स्क्वायर बीम को जिसकी साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थी, माने
जो इस तरीके से रखा हुआ था, और हमने इसको कंपैरिजन किया किसके साथ, एक स्क्वायर बीम जिसका डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल था, जिसका डायगोनल हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल था। सो डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में ये ओरिएंटेशन एक स्क्वायर बीम की ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि इसका सेक्शन मॉडुलस इससे ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। और कितना परसेंटेज ज्यादा होता है? 41.4% ज्यादा होता है। और इसके ऊपर आपको कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जरा देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, लाइक दिस, देखो देखो, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है, गेट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 61, है ना। आई होप कि आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आंसर दे देंगे, है ना। अभी जस्ट हमने बात किया है। सो क्या बोल रहे हैं? द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ स्क्वायर बीम विद स्क्वायर सेक्शन इज प्लेस्ड टू साइड्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। मतलब पहला वाला ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट, है ना। सेकंड वन कौन सा है भाई? सेकंड वन है हमारा विद डायगोनल हॉरिजॉन्टल। तो डायगोनल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, अब एक डायगोनल हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा वर्टिकल ही होगा। तो कभी कभी पूरी बात लिखते हैं, कभी पूरी बात नहीं लिखते। तो क्या बोल रहा है? इसका जो सेक्शन मॉडुलस है वो Z1 है, इसका सेक्शन मॉडुलस Z2 है। अभी जस्ट हमने निकाला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ Z1 बाई Z2, है ना। कौन सा रेशियो हो गया? रेशियो हो गया Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू √2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया था बेटा? क्वेश्चन नंबर 61। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अपन यहां पे और करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स कॉल इट क्वेश्चन नंबर 62। ये हमारी सॉम सीरीज का क्वेश्चन नंबर 62 है। ऐसे ही आगे चलते चलते हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, और मेरी समझ से कि मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ दिस टॉपिक। और ये क्वेश्चन है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS का क्वेश्चन है। IAS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। IAS अपने आप में एक बहुत अच्छा पेपर है बेटा। ठीक है, तो वहां पर भी आपको टेक्निकल पेपर मिलता है। ठीक है, तो ये यहां पे आपका IAS का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को अब आप अटेम्प्ट करेंगे। आपको रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ बताना है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं हमेशा की तरह। आई होप कि अगर अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किया होगा तो आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, और अब आप इसके सॉल्यूशन को मेरी तरफ से देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो क्या बोलते हैं? एक रेक्टेंगुलर बीम है, इज टू बी कट फ्रॉम अ सर्कुलर लॉग ऑफ वुड, सो द रेशियो ऑफ इट्स डेप्थ टू विड्थ। अच्छा जी, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? सो बोल रहा है कि एक हमारा सर्कुलर लॉग ऑफ वुड है। व्हाट इज द लॉग ऑफ वुड बेटा? लॉग ऑफ वुड हमारा क्या होता है? ठीक है, एक हमारा सर्कुलर बॉडी है। लॉग ऑफ वुड मतलब जैसे टिम्बर विम्बर नहीं पड़ा होता है, अरे लकड़ी काट दी भाई। ठीक है, ये हमने एक लकड़ी उठा करके काट दी इस तरीके की, तो वो भाई गोल गोल लकड़ी है हमारी। ठीक है, तो हम यहां पे इसकी क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें एक रेक्टेंगुलर बीम काटनी है। ठीक है, इस सर्कुलर लॉग ऑफ वुड में हमें एक रेक्टेंगुलर बीम काटनी है। तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे इसमें से एक रेक्टेंगुलर बेटा बीम काटनी है, तो ये रेक्टेंगुलर बीम जो मैं कट करूंगा, इसकी कितनी विड्थ और डेप्थ की पॉसिबिलिटी बन सकती है? मान लो ये जो है मुझे एक रेक्टेंगुलर बीम काटनी है, तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है विड्थ और डेप्थ की जिसमें इस रेक्टेंगुलर बीम को काटा जा सकता है? बताइए। तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। क्यों? है कि नहीं है भाई? अगर मुझे सर्कुलर लॉग ऑफ वुड में से एक रेक्टेंगुलर बीम बनानी है तो मैं किसी भी विड्थ और डेप्थ की कॉम्बिनेशन ले सकता हूं। इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है ना। यानी इन इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन जो हम विड्थ और डेप्थ का यहां पे ले सकते हैं, उसमें से हमें एक रेक्टेंगुलर बीम की क्रॉस सेक्शन चुननी है। तो जाहिर सी बात है, अब हम कुछ भी तो नहीं बना देंगे, हम इंजीनियर हैं। हम क्या चाहत रखते हैं कि हम इस सर्कुलर लॉग ऑफ वुड में से जो रेक्टेंगुलर बीम कट करके निकालें, इस सर्कुलर लॉग ऑफ वुड में से जो रेक्टेंगुलर बीम हम कट करके निकालें वो सबसे मजबूत हो,
मतलब उससे मजबूत हमारी यहां से बीम कट ही ना की जा सके। तो सबसे मजबूत हो, सबसे स्ट्रांग हो, तो इसका क्या मायने निकल के आते हैं? इसका मतलब निकल के आता है कि सर हम चाहते हैं कि हम जो भी रेक्टेंगुलर बीम यहां से कट करें उसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा हो, उसका सेक्शन मॉडुलस हमारा सबसे ज्यादा हो। तो सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा हो मतलब Z इज इक्वल टू BD स्क्वायर बाई 6। ठीक है, तो हम क्या चाहत रखते हैं कि जो हम रेक्टेंगुलर बीम यहां से कट करके निकालेंगे उसका सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सेक्शन मॉडुलस सबसे ज्यादा होना चाहिए BD स्क्वायर बाई 6। सो बेसिकली हम चाहते हैं कि सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम हो। ठीक है, इस B और D के कॉम्बिनेशन के लिए ये मैक्सिमम हो। अब बेटा एक और मेरी टिप सुन लेना, ठीक है। देखो इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये बात काम आएगी, जब भी किसी भी फंक्शन को या किसी भी पैरामीटर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज की बात हो तो हमेशा दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट? मान लीजिए कोई y है जो एक फंक्शन ऑफ x है, आप ये जानना चाहते हो कि x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन y हमारा मैक्सिमाइज करेगा, तो उसके लिए या मिनिमाइज करेगा अपन क्या करते हैं कि इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करके 0 रख देते हैं और यहां से हमारी जो x की वैल्यूज आती हैं 100% उन वैल्यूज पे ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम को अप्रोच करता है। तो ये मैथमेटिक्स का छोटा सा ज्ञान अपने को इस सेक्शन मॉडुलस के ऊपर यूज करना है। तो सर इसमें सबसे पहली कमी तो मुझे ये दिखती है कि सर यहाँ पे b भी वेरिएबल है, d भी वेरिएबल है। तो भाई हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? सबसे पहला तो ये भी एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो प्रॉब्लम हमारी एक ये भी निकल करके आ रही है क्योंकि एक वेरिएबल में चाहिए, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटा गिवन क्या है? तो इस क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही बात गिवन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात गिवन है। वो बात क्या है? एक ही बात गिवन है और वो है हमारा, एक ही बात गिवन है और वो क्या है? जस्ट 1 मिनट। वो है हमारा सर्कुलर लॉग ऑफ वुड, राइट? वो है हमारी सर्कुलर लॉग ऑफ वुड। मतलब क्या है कि हमारे पास गिवन सिर्फ ये वुड है जिसका डायमीटर है हमारे पास। भाई एक ही बात तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सर्कुलर लॉग ऑफ वुड, तो इसके अलावा कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से अगर मैं ऐसा लिख दूं, हमारा पाइथागोरस बाबा ने हमको एक थ्योरम दिया था, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो यहां से अगर मैं इस डी स्क्वायर को, यहां से अगर मैं इस डी स्क्वायर को बी के कन्वर्जन में कर दूं तो हम इस डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब इस इक्वेशन में माय डियर, अब इस इक्वेशन में, इस जेट के इक्वेशन में अब आपको दिख रहा होगा कि सर हमें सिर्फ और सिर्फ अब एक वेरिएबल दिख रहा है जो कि b है। तो अब केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है बेटा, तो मैं इसको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर लिख देता हूं। तो यहां से मुझे z मैक्सिमाइज करने के लिए विड्थ क्या होनी चाहिए, ये मिल जाएगा। एक बार विड्थ मिल गई तो डेप्थ मिल जाएगी। देखिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। अच्छा बाई 6 तो रखा ही नहीं, तो बाई 6 ऑल्दो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ रहा है? देखो b अंदर गुणा हो गया है ना, तो क्या बन गया? BD स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये हुआ d स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 6 की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। ठीक है, तो यहां से अपन यहां पे आ गए। ठीक है, तो यहां से हमारा b कितना हो गया? b हो गया d/√3, है ना, d/√3। यहां से भी एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, आपको एक सर्कुलर वुड का या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का आपको डायमीटर दे सकता है और उसमें से रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का चुनाव करने के लिए बोल सकता है। और विड्थ उसकी पूछे तो इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अभी आपके आंखों के सामने है। अब विड्थ ये है तो डेप्थ क्या है? अगर विड्थ ये है बेटा सो डेप्थ क्या है? अगर विड्थ ये है सो डेप्थ हमारी क्या है? सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे b की वैल्यू रख देता हूं तो ये बन गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस छोटू डी स्क्वायर। सो ये छोटू डी कितना निकल आया? ये निकल आया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 3 यानी 2/3 ऑफ डी स्क्वायर, यानी ये छोटू डी हमारा हो गया √2 अपॉन √3d।
राइट। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ? तो डेप्थ और विड्थ का क्या रेशियो निकल के आया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ? सो जो हमारी बेस्ट क्रॉस सेक्शन है, सर हमें कैसे पता चला कि सर ये बेंडिंग का क्वेश्चन है, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है? तो बेटा बीम दी है ना, देखो बीम इज ऑलवेज डिजाइन फॉर बेंडिंग। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है, जहां भी बीम का नाम यूज हो जाए वहां पे आप समझिए, कि हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, राइट। तो यहां पे डी बाई बी का रेशियो कितना आ गया? √2, है ना। कैसे भाई √2 कैसे आ गया जी? √2 कैसे आ गया? तो हमने क्या निकाला हुआ है बेटा? हमने क्या निकाला हुआ है? हमने स्मॉल डी निकाला √2/√3 ऑफ डी, है ना। स्मॉल बी निकाला d/√3। तो दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, दोनों का रेशियो निकाल दिया तो ये बन गया √2। और इस क्वेश्चन को बेटा आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट और खिलखिला के निकले होंगे, राइट, ठीक है। सो आई होप हम सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब बेटा हम आगे बात करते हैं। सो ये तो बात हो गई क्रॉस सेक्शन सिलेक्शन की, ठीक है। अब एक बात को सुनिएगा, मान लीजिए ये हमारी कोई बॉडी है ना, ये हमारी कोई बॉडी है। सो एक छोटे से, कई बार लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। सो इसके ऊपर अगर एक इस तरीके का लोड लगाऊं, है ना, तो इस तरीके का लोड लगा तो आपने स्ट्रेस कैलकुलेट की थी, है ना। आप कहेंगे हाँ सर स्ट्रेस तो कैलकुलेट किए थे, बहुत आसानी से कैलकुलेट किए थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कैलकुलेट किए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको अपन एक्सियल स्ट्रेस बोले थे, ठीक है। ये हमारी क्या थी? एक्सियल स्ट्रेस। अब समझिए जरा बात को। अब इस बॉडी की एक लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी, है ना, कि ये इतना लोड बियर कर सकता है, ठीक है। जो हमने एक बार समझो कि हमने डिजाइन क्राइटेरियाज की बात की है, ठीक है। सो एक मैक्सिमम लोड ये बॉडी तो बेयर कर सकती है ना। बट हम इस पे अगर पी लगा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जो कैपेसिटी थी, मतलब मैक्सिमम लोड जो ये बेयर कर सकती थी, मान लो वो 100 किलो न्यूटन था, और हम ये लोड लगा रहे हैं मान लो 50 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेस 50 के रिस्पेक्ट में निकालोगे कि 100 के रिस्पेक्ट में निकालोगे? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सीधी सी बात आप बोल रहे हो। ऑब्वियसली हम 50 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यहां पे 50 फिट करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कैपेसिटी तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रेस आएगी, जो लोड एक्चुअल में लग रहा है, उसके कंपैरिजन में आएगी, राइट। जैसे हमने चेयर की बात की थी, तो चेयर का हमने डिजाइन किया था, है ना, उसमें इंड्यूस स्ट्रेस थी, है ना, बॉडी में इंड्यूस स्ट्रेस। तो भाई ये चेयर मान लीजिए जो मेरे पास है वो 150 केजी वजन के आदमी को बियर कर सकती है। तो अगर 100 केजी का आदमी बैठेगा तो इसमें जो स्ट्रेस आएगी वो तो 100 केजी के हिसाब से ही आएगी ना। सेम बात है, क्योंकि कई बार लोग ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस इक्वेशन में हम स्ट्रेस हमेशा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रख के निकालेंगे, नहीं, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो 100 में कर रहे हैं। तो अगर इस बॉडी के ऊपर कोई बेंडिंग मोमेंट लग रहा है m, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है m, तो ये जो m है ये बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं कि लेस देन और इक्वल टू mr है, तभी हमारी बॉडी सेफ कंडीशन में है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जब हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या है? सिग्मा b/y m/i, है ना। तो अब हम जब इस बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है हमेशा वही लगाएंगे। हमारा जो एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है हमेशा हम उसी का यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब जरा आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को और दिखाना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है और ये इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या लग रहा है? बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो जब भी अब थोड़ा सा महसूस करनी पड़ती है कई बार बातें। अब जब भी किसी बॉडी के ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगेगा और कुछ इस प्रकार से लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी। जैसे अपन किसी लकड़ी को सोचिए कि बेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अब इस पेन को बेंड नहीं करूंगा भाई, बहुत महंगा है, ठीक है, ऐसा करके हम इसको बेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो हम जब किसी बॉडी को बेंड कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके की बेंडिंग की टेंडेंसी रख रहा है,
है ना, ये कुछ इस तरीके की बेंडिंग की टेंडेंसी लग रहा है ना। तो जब आप इस तरीके की बेंडिंग की टेंडेंसी रख रहे हैं तो आप एक बात सोचिए जरा और एक बात को महसूस करिए कि सर हमें ऐसा लगता है कि ये जो सबसे ऊपर वाला फाइबर है ये टेंशन में है ना, और ये जो सबसे बॉटम वाला फाइबर है ये हमारा हमें कंप्रेशन में दिखता है। ये हमारा हमें किस में दिखता है बेटा, हमें कंप्रेशन में दिखता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए कभी भी हम किसी बॉडी को जब बेंड करते हैं तो उसका अगर सबसे ऊपर वाला फाइबर टेंशन में है तो सबसे नीचे वाला फाइबर कंप्रेशन में होगा, सबसे नीचे वाला फाइबर कंप्रेशन में होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या मतलब, अगर हमारी मान लीजिए कोई बॉडी है और इसके ऊपर हम बेंडिंग मोमेंट दूसरे सेंस का लगाएं, इस सेंस का बेंडिंग मोमेंट यहां पे यूज करें, इस सेंस का बेंडिंग मोमेंट अपन यहां पे अगर यूज करें तो इस बॉडी की बेंडिंग की टेंडेंसी कुछ इस प्रकार की होगी। इस बॉडी की बेंडिंग की टेंडेंसी हमारी शायद कुछ इस प्रकार की होगी। और अब आप इसको देख पा रहे हो, सो क्या कह सकते हो कि जो इसके टॉप फाइबर है अब वो गए कंप्रेशन में, है ना, और जो बॉटम फाइबर है वो गए टेंशन में। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकल के आई कि जब भी कोई बॉडी बेंड करेगी तो अगर उसका एक एक्सट्रीम फाइबर पे, एक्सट्रीम फाइबर मतलब कौन से, टॉप और बॉटम वाले यहां पे, सो अगर कोई बॉडी बेंड करेगी तो एक एक्सट्रीम फाइबर अगर टेंशन में है तो दूसरा एक्सट्रीम फाइबर कंप्रेशन में होगा, या फिर इसका उल्टा, अगर ऊपर वाला कंप्रेशन में है तो बॉटम वाला टेंशन में होगा। तो इसको अपन कोई नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं सैगिंग, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जो टॉप फाइबर को कंप्रेशन में ले आए और बॉटम फाइबर को टेंशन में ले आए उसे हम सैगिंग बोलते हैं, सैगिंग मूवमेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव बेंडिंग है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये नाम रखा हुआ है इसका, ठीक है। इसको फिर क्या बोलते हैं, जब टॉप लेयर टेंशन में आती है इसको अपन बोलते हैं हॉगिंग मोमेंट। तो हॉगिंग मोमेंट भैया क्या है, जो टॉप लेयर को तो टेंशन में ले आए, बॉटम लेयर को कंप्रेशन में ले आए, इसको अपन बोलेंगे हॉगिंग मोमेंट या फिर निगेटिव बेंडिंग। जाहिर सी बात है पीछे वाले को पॉजिटिव बोले थे तो इसको और क्या बोलोगे, निगेटिव बेंडिंग बोलोगे, राइट। सो ये हमारी कहानी हुई बेटा। अब अगर थोड़ी सी इस बात को और मजबूती से समझें तो सुनिए, टॉप लेयर टेंशन में, बॉटम लेयर कंप्रेशन में, यानी ऊपर से तो टेंशन शुरू हुई फिर टेंशन कम होती गई। अब सोचिए कि सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे है, सबसे टॉप मोस्ट फाइबर पे है, ठीक है। सबसे ज्यादा टेंशन टॉप मोस्ट फाइबर पे है और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो वैसे वैसे ये टेंशन कम होती जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको महसूस करें तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड है, सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड है। इसकी नीचे वाली लेयर इससे थोड़ी सी कम स्ट्रेच होगी, थोड़ा महसूस भी करनी पड़ती है कई बार बातें, है ना। आई होप अगर आप कोशिश कर रहे हो तो जरूर समझ पा रहे होगे, ठीक है। सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे ज्यादा स्ट्रेच, इसकी नीचे वाली लेयर थोड़ी कम स्ट्रेच, फिर थोड़ी कम स्ट्रेच, गेटिंग माय पॉइंट। तो हो क्या रहा है कुल मिलाकर के कि यहां से हमारा टेंशन कम होना शुरू हुआ, क्योंकि हमें बाद में कंप्रेशन में जाना है। यानी अगर मान लो ये +100 है और यहाँ -100 है तो +100 से -100 आप बढ़ते जा रहे हो, तो पहले +100 से 0 पे आओगे ना, फिर 0 से माइनस में जाओगे। सिंपल लॉजिक। अरे भाई अगर यहाँ पे मान लो +100 है और यहाँ -100 है तो मायने क्या है, +100 से -100 का सफर कैसे तय होगा, उड़ के थोड़ी ना होगा। +100 से +90 आओगे, +80 आओगे, +70 आओगे, फिर कभी नीचे गिरते 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 ये 0 पे आओगे। तो जहां 0 पे आओगे वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, उसी को अपन न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस हम एक सिमेट्रिकल उसमें एग्जैक्टली सेंटर पे मान रहे हैं। तो अब इसको कि सर ये तो न्यूट्रल एक्सिस मुड़ी हुई लग रही है, अरे बेटा हम जो भी बात कर रहे हैं वो हुक्स लॉ के अंदर कर रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। तो सर आपने नेग्लिजिबल क्यों नहीं बनाया, अगर नेग्लिजिबल बना देता तो आपको दिखती है सब बातें, नहीं दिखती, तो इस तरीके की बातें नहीं करना। सो न्यूट्रल एक्सिस अपन यहां भी बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये क्या दिखा रहे हैं अपन, ये दिखा रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस बेसिकली क्या है, जब कोई बॉडी में बेंडिंग होती है, ठीक है। सो टॉप लेयर अगर टेंशन में है, बॉटम लेयर कंप्रेशन में है, या इसका उल्टा है, तो कहीं ना कहीं इन बिटवीन कोई लेयर ऐसी होंगी।
कहीं ना कहीं इन बिटवीन कोई लेयर ऐसी जरूर होगी जिसके ऊपर ना तो टेंशन है ना कंप्रेशन है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या है, जैसे यहां पर भी अपन देख सकते हैं, तो एग्जैक्टली सेंटर में, और यहां पे कहीं हम अज्यूम कर सकते हैं इसको, ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन में एकदम सेंटर पे रहती है। ट्रायंगुलर में ये हमारी सेंट्रॉइड के साथ कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो व्हाट इज द न्यूट्रल एक्सिस? अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं तो बेंडिंग के रिस्पेक्ट में न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है? जहां पे हमारा न्यूट्रल फाइबर होगा, तो न्यूट्रल का मतलब इन जनरल भी क्या होता है? किसी भी तरफ नहीं, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल फाइबर मतलब क्या है? नाइदर इन टेंशन, जो कि टेंशन में भी नहीं है, एंड नॉर इन कंप्रेशन। देखो भारी अंग्रेजी लिख दी मैंने, ठीक है, ना कि टेंशन में ना कि कंप्रेशन में। तो कुल मिलाकर के न्यूट्रल एक्सिस वो होती है जिसमें हमारी बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाती है? जिसमें हमारी बेंडिंग स्ट्रेस हो जाती है डियर 0, ठीक है, जहां पे हमारा कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता, ना ही वो कंप्रेसिव होती है, ना ही टेंसाइल होती है। तो ये मतलब हुआ हमारे न्यूट्रल एक्सिस का। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा महसूस करो, इस केस में जो सेकंड केस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी फाइबर होंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। अब न्यूट्रल एक्सिस पे जितने भी फाइबर होंगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी फाइबर्स होंगे वो टेंशन में होंगे। मतलब इसके ऊपर के, सॉरी यहां पे तो उल्टा है ना, सैगिंग है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितने फाइबर्स हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो भी फाइबर्स हैं, ये सारे टेंशन में है, ऑल इन टेंशन, राइट। इसमें से किसी भी फाइबर के ऊपर अगर आप स्ट्रेस का नेचर देखोगे तो ये सारे के सारे आपको टेंशन में नजर आएंगे, राइट। और इसके ऊपर देखोगे जब आप, तो ये सारे के सारे आपको क्या नजर आएंगे? जितने भी यहां पे फाइबर होंगे, यहां पे सारे के सारे फाइबर आपको कंप्रेशन में नजर आएंगे, ठीक है। और यहां पे देखेंगे, और न्यूट्रल एक्सिस क्या है? जहां पे कोई भी ना ही टेंशन है ना ही कंप्रेशन है। तो यहां न्यूट्रल एक्सिस की जगह पे जो फाइबर होगा वो ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस पे सब्जेक्टेड होगा, ना ही टेंसाइल स्ट्रेस पे सब्जेक्टेड होगा। अब इधर देखेंगे, ये क्या है? हॉगिंग है। तो हॉगिंग में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन आती है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जितने भी फाइबर होंगे वो होंगे ऑल इन टेंशन, ठीक है। और इसके नीचे जितने भी फाइबर होंगे, ये होंगे ऑल इन कंप्रेशन, ठीक है। अब अगर आप चीजों को और बेटर वे में महसूस करना चाहते हो तो जरा इससे भी हम थोड़ा सा रिलेशन इसका देखते हैं। तो यहां पे हमने केवल एक टाइप की स्ट्रेस निकाली थी, जो क्या थी? एक्सियल, ठीक है। और यहां पे क्योंकि ये लोड टेंसाइल है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि हम केवल एक टाइप की, जब एक्सियल लोड लगता था तो एक्सियल लोड की वजह से थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और आपको याद हो, स्ट्रेस हमेशा पॉइंट पे होती है और हर पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं, ये कौन सी स्ट्रेस थी? नॉर्मल किसकी? क्रॉस सेक्शन के। तो अगर मैं किसी प्लेन पे स्ट्रेस देखूंगा, स्ट्रेस को देखूंगा, तो कहीं पर भी देखूं, थ्रू आउट एक ही स्ट्रेस रहेगी, कहीं पर जीरो नहीं होगी, और हर जगह सेम मैग्नीट्यूड से ये स्ट्रेस हमारी एक्ट करेगी। तो बेटा ये क्या हो जाता है? इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर और बेटर वे में इस बात को महसूस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपन ऐसा करते हैं कि ये लेके आते हैं, रुकिए, देखिए, ये हमारी मान लीजिए बॉडी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? ये हमारी बॉडी है यहाँ पे। अब इस बॉडी पे अपन ने नॉर्मल फोर्स लगाई थी, कहां लगाई थी? इस बॉडी पे अपन ने नॉर्मल फोर्स लगाई थी, ठीक है। नॉर्मल फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाई थी। तो अगर मैं कहीं इस सेक्शन पे देखूं, इस सेक्शन को मान लो हम काट के देखें, और इस सेक्शन को मैंने यहां से काट के मान लो मैंने यहां बना लिया, ठीक है। आप समझिए कि मैंने ये जो हिस्सा काटा, इस काटे हिस्से को मैं यहां पे बना रहा हूं, इस सेक्शन को काट के अपन यहां पे बना रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट के ऊपर क्या आएगी? स्ट्रेस आएगी। और जैसा मैं, और ये सबका मैग्नीट्यूड सेम है, ये लाइन जो मैं बना रहा हूं ये बेसिकली सेम मैग्नीट्यूड की बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको शायद ये कुछ दिख रही हो कि सर इसके तो मैग्नीट्यूड कम होते जा रहे हैं, तो कम नहीं होते जा रहे हैं, ठीक है, कम नहीं होते जा रहे हैं। बेसिकली आप देखो,
आप इसको ऐसे बना रहे हैं, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस वाले प्लेन के अपन परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है क्या? आप समझना बेटा, ठीक है, कहीं ड्राइंग की दिक्कत में आप ना रह जाना, राइट। सो बेसिकली ये है इस प्लेन के परपेंडिकुलर बेटा। सो इस प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट बनाऊंगा, एक बार पहले भी ये बात बताई थी, इसको पूरा भर देना है ऐसी लाइनों से, ठीक है। और जब इसको आप 2 डायमेंशन में देखोगे तो क्या करोगे, इसको दबा दोगे, इस वाले प्लेन को अपन ऐसा दाब दिए, ठीक है। तो दाब दिए तो अपने को केवल एक सेट ऑफ लाइन दिखेगी, ठीक है। सो जो नॉर्मल लोड होता है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आती है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, और ये सेक्शन मैं कहीं पर भी ले सकता हूं इस बॉडी में, हर जगह पे यही नेचर मिलेगा। सो किसी भी टॉप फाइबर से बॉटम फाइबर के बीच में किसी भी फाइबर पे अगर आप एक्सियल स्ट्रेस को देखोगे तो वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन बेंडिंग में ऐसा नहीं होता है। बेंडिंग में एक एक्सिस पे 0 होती है, उसके ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन, या फिर जिस एक्सिस से 0 होती है उसके ऊपर कंप्रेशन और उसके नीचे टेंशन। तो ये नेचर होता है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस का। सो नेक्स्ट सेशन में हम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेशंस देखेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस को निकालने का जुगाड़ देखेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सो गाइस इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।